आज जो हमने बात करनी है, जो टफ लव का प्रिंसिपल है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे रवैये बच्चों को मुतासिर करते हैं और बच्चों के रवैये कहीं ना कहीं हमें मुतासिर करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सेरेनिटी प्रेयर को भी जानें, क्योंकि कभी कभार हम ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो यहाँ हमारी रिसोर्सेज में नहीं होती हैं, हमारी लिमिटेशंस में नहीं होती हैं, और गलत जगह पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। यानी कि उनको डिफरेंट चीज़ों के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि शायद इलाज में डालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसके पीछे लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, लैक ऑफ एजुकेशन होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पहले दुनिया जहाँ के तमाम हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर जब हम देखते हैं कि हमारे ये तमाम हरबे जो कुछ हमने ट्राई किया है इससे कोई हल नहीं निकला है, तो फिर हम रुजू करते हैं इलाज की तरफ कि अब चलो इलाज करवा के देखते तो भी इलाज हेल्प करेगा, और वाकई में करता है इलाज। क्योंकि देखिए, अगर एक इंसान बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। अगर कोई इंसान जिसको बुखार है, उसकी जगह चेंज करने से उसका बुखार नहीं ठीक हो जाएगा जब तक कि उसको दवाई नहीं मिलेगी। दवाई अंदर जाएगी, जो अंदर इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगी, तो तब जाके उसका बुखार ख़त्म होगा। तो सेरेनिटी प्रेयर का जो सबसे पहला पहलू है कि ये समझ लें, एक्सेप्ट कर लें चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? फैमिलीज़ के हवाले से मेरा ये सवाल है फैमिलीज़ को कि फैमिलीज़ के हवाले से क्या चीज़ होगी जो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो चेंज नहीं कर सकते। फैमिली से पूछ रही हूँ, अगर पेशेंट्स भी चिप इन करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे मेरा क्वेश्चन फैमिली की तरफ ही गियर्ड है कि फैमिलीज़ को किस चीज़ की एक्सेप्टेंस लेके आने की ज़रूरत है। ये तो एक और डिपेंडेंसी का एक एलिमेंट भी है ना, कि हम परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव कर रहे होते हैं, कि हम चाहते हैं, टफ लव में भी ये चीज़ आती है कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों के तमाम मसाइल खुद ही सॉल्व करते हैं, किसी भी किस्म की हेल्प हमें लेनी ना पड़े। हम कहते हैं घर में रहते हुए ये तमाम मसले जो हैं ये ठीक हो जाएंगे, हम ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, कहीं से कुछ पता लगा लेते हैं तो खुद ही ट्रीटमेंट अपनी तरफ से करना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्टेंस फैमिली को इस चीज़ की लेके आने की ज़रूरत है कि वो बीमार हैं। बहुत सी फैमिली शुरू के दिनों में डिनायल में होती हैं, खुद फरेबी में होती हैं, अपने आप को दिलासा दे रही होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमें सुकून मिलता है कि नहीं, हमारा बच्चा बीमार नहीं हो सकता, हमारे बच्चे को जो है कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पता नहीं होता ये बीमारी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए हेल्प की, लेकिन हम हेल्प गलत सोर्सेज से ले रहे होते, राइट सोर्सेज से नहीं ले रहे होते। कुछ फैमिलीज ये एक्सेप्ट कर जाती हैं कि चलो एटलीस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चर्च करता है। ये मैंने फैमिलीज के मुंह से सुना हुआ है कि सिर्फ चर्च करता है। आज ही की बात है कि मैं एक ऐसी फैमिली को डील कर रही थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि अकेली आई थी, उनकी मिसेज आई थी, तो वो बता रही थी कि मेरे इन लॉज तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ चर्च ही कर रहा है ना, इससे भी बुरे हालात होते हैं लोगों के, एटलीस्ट बड़े नशे तो नहीं कर रहा, आइस, हेरोइन, कोकेन, इस तरह की नशे तो नहीं ना कर रहा, तो चलो चर्च से तो कुछ नहीं होता। तो फैमिलीज का अपना भी डिनायल होता है, और फैमिलीज को अपना डिनायल तोड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रेस एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ को फैमिली को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इसको मदद की ज़रूरत है और हमें भी कहीं ना कहीं से मदद लेने की ज़रूरत है। आपकी बहुत अच्छी रियलाइजेशन है सर, क्योंकि आपके सामने है फिर आखिर में आके क्या हालात हो गए। हसीब साहब अभी रिसेंटली आउटडोर्स हुए हैं, तो जो कश्त काटी है 100 दिनों की, उसमें आपने यही सीखा है ना कि थोड़ा जल्दी इलाज कराने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो मसले पैदा हो चुके हुए थे पीछे। हमारा जो है दिमाग जो है नेचुरली पेन से बचने की कोशिश करता है, पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, पेन को कभी भी हेड ऑन डील करने की सख्त, यानी कि कह लें ब्रेन उस तरफ जाता ही नहीं, हमारा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं। वो यही समझता है कि अवॉइड कर जाए, मसले को इग्नोर करेंगे तो शायद मसला ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मसला। लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप उस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, और वो करते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपको भी जकड़ लेगा। दुख तो होता है ना, जाहिर सी बात है कि देखें, आपको किसी दिन पता लगे कि आपका बच्चा नशे में चला गया है, वो नशे इस्तेमाल कर रहा है, नशे की वजह से उसको साइकोसिस हो गया है, या वो इतनी लड़ाइयाँ कर रहा है, घर में हर रोज़ कोई ना कोई मसला हो रहा है, तो फैमिली दुख से गुजरेगी ना, फैमिली पेन से गुजरेगी, फैमिली को खुशी तो नहीं होगी ना। दुख बहुत शदीद होता है,
और ग्रीफ से निकलने का एक स्टेप, जो आखिरी स्टेप है, वो एक्सेप्टेंस है। ग्रीफ की जो स्टेजेस हैं उसका पहला स्टेप डिनायल है, कि सबसे पहले तो वो डिनाई करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर आहिस्ता 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 करके स्टेजेस से गुजर के तो हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं, और फिर हम ये समझ आते हैं कि हाँ बीमार है। हमारे रवैये यानी कि फैमिलीज़ के रवैये बच्चों को मुतासिर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिरेनिटी प्रेयर की इन बिटवीन, कि हमने कहा कि एक्सेप्टेंस आनी चाहिए चीज़ों की, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा जो है वो बीमार है, नशे की बीमारी में है। उसी में एक चीज़ मैं और ये भी ऐड करना चाहूँगी कि फैमिलीज़ आउटडोर्स में जाते वक्त ये कहीं ना कहीं समझ रही होती हैं, इस मिसकंसेप्शन के साथ होती हैं कि अब हमारा बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी कि अब उसका इलाज हो गया है तो अब ठीक हो गया है, अब वो फिर से वापस जाके जो है नशों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अब ना तो हमें तंग करेगा, ना वो हमसे लड़ाई करेगा, ना वो अकेले बाहर जाएगा, किसी भी चीज़ पे वो ज़िद नहीं करेगा, वो तमाम हमारी बातें मानेगा। लेकिन फिर जब हम इसी स्टेट के साथ आउटडोर्स में चले जाते हैं, तो जब वो सारी चीज़ें ये होना शुरू होती हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम इक्विप्ड नहीं होते कि हमें करने की ज़रूरत क्या है। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है, ये फैमिली के लिए एक टास्क भी है कि आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपने बच्चे से, अनरियलिस्टिक नहीं होना। कि आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो वापस जाएगा, वो अभी भी बीमार है, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, बीमारी ज़ोर पकड़ सकती है, उसको नशे की तलब हो सकती है, तो वो मूड ख़राब कर सकता है, वो ज़िद कर सकता है, तो हमें उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। अब जैसे पेशेंट्स फैमिली के साथ कभी कभार शेयर करते हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिगरेट पी लूँ। अक्सर फैमिलीज़ से जब पूछा जाता है कि आप इसका जवाब क्या देंगे, तो मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादा फैमिलीज़ ने यही कहा कि हम उसे ये कहेंगे कि 100 दिन रह के आए हो तो अभी भी तुम्हें क्रेविंग हो रही है, तुमने 100 दिनों में कुछ सीखा नहीं, तुम ठीक नहीं हो 100 दिनों में। अब इस स्टेटमेंट में मसला क्या है? आप मैसेज क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को ये कह के कि तुम 100 दिनों में तो ठीक ही नहीं हुए थे, तुम्हें क्यों अभी भी क्रेविंग हो रही है तुम्हें? हमारे पास स्किल्स हैं, हमने सीखा है 100 दिनों में, आपने भी सीखा है, पेरेंट्स ने भी सीखा है। तो पेरेंट्स ने जब डिजीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है और ये चीज़ भी समझ ली है कि उसको क्रेविंग होगी, इनएविटेबल एक पॉइंट एक किस्म की होती है कि यानी कि ब्रेन से उभरती है क्रेविंग, तो कभी भी आ सकती है, बता के नहीं आती क्रेविंग। तो वो अगर आके हमसे शेयर कर रहे हैं, तो अगर उल्टा हम उसको ये कह दें कि तुम्हें क्रेविंग्स हो रही हैं अभी भी, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है 100 दिनों में, तुम तो ठीक ही नहीं हो 100 दिनों में, तो ये बात जो है ये गलत है। इससे बच्चे को ये लगेगा कि अब मैं फैमिली के साथ एक तो बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आगे से मुझे ये जवाब मिलता है, और दूसरा क्या होगा कि ये प्रोवोकिंग की साइड पे चला जाएगा। तो जैसे कि प्रिंसिपल कहता है कि हमारा रवैया जो है या हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो अब हमारे बच्चे को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चे के रवैये भी हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो वाली बात है कि हमारा ये रवैया बच्चे को अफेक्ट करेगा, उसको ये मैसेज देगा कि हमसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे एंड से हेल्प नहीं मिल रही। वो आपके पास प्योरली हेल्प लेने के लिए आता है, क्योंकि हम पेशेंट्स को ये कहते हैं आपको क्रेविंग्स हो तो आप अपनी फैमिली को जाके बताएं, शेयर करें क्रेविंग्स को, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं क्रेविंग्स चोर की तरह होती हैं, शोर मचा देंगे तो ख़त्म हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो इस वजह से ये करना, हमारा ये रवैया रखना, ये भी गलत है। दूसरा ये होता है कि फैमिलीज़ अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है, यहाँ आने से पहले एक्टिव एडिक्शन में जब बच्चा होता है, बीमारी से गुजर रहा होता है, तो तब हम दो तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, साइलेंस का या वायलेंस का। या तो हम फिर बिल्कुल ही चुप कर जाते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं उसके हाल पे, करता रहे वो जो भी करना है, हमने उसको कुछ नहीं कहना, कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है, कोई इंटरवीन नहीं करना, हमने समझाना भी नहीं है क्योंकि वो समझने के काबिल ही नहीं है। फिर कि यहाँ हम वायलेंस की तरफ चले जाते हैं कि हम फिर उनके साथ जो है गुस्से से बात करना शुरू कर देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं उनके साथ, उनको कहते हैं, ताने देते हैं उनको, और डांट डपट करते हैं कि शायद डांट डपट से ठीक हो जाएगा। जो 4 Ds आप लोगों ने सीखे हैं
वो फैमिली को भी कहीं ना कहीं कर लेने चाहिए। फैमिली को कहना चाहिए चलो ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको क्रेविंग हो रही है, आओ मेरे साथ कुछ कर लेते हैं, ध्यान उनका बता दें, कहीं और ले जाएं उनको, उनसे कहें चलो ये पानी पी लो, आओ अच्छा मेरा ये काम रह गया था ये कर लेते हैं हम इकट्ठे, ताकि उसको उस सिचुएशन से एक तो हम बाहर निकाल दें जहाँ पे उसको क्रेविंग हो रही है, और उनका ध्यान क्रेविंग से हटा के कहीं और लगा दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें। क्योंकि होता ये है कि जब हमें क्रेविंग हो रही होती है तो उस टाइम पे हमें ये तमाम चीज़ें याद नहीं रहती हैं। एज पेशेंट हम फ़ौरन वो चीज़ें नहीं कर पाते, इट्स वेरी हार्ड कि ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड याद करें, अच्छा अभी डिले करना है, अच्छा अभी डिस्ट्रैक्ट करना है, डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टेंस करना है, ये चीज़ें करनी है, तो वो हमें याद नहीं रहती हैं, ना हमें समझ आ रही होती है कि किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें हम। तो इस वजह से फैमिलीज, अगर आपसे क्रेविंग मैनेज नहीं हो रही है तो जाके फैमिली से मदद लें। फैमिली जो है वो आपको इस बारे में हेल्प करे, इस तरीके से हेल्प करे, यानी 4Ds फैमिली यूज़ करके आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अभी सारी जो बात हो रही थी, डॉक्टर जासमी जो बात कर रहे थे, वो यही थी ना कि फैमिली रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं उठा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, लेकिन फैमिली सपोर्ट ज़रूर कर सकती है आपको रिकवरी में। अच्छा। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हम चाहते हैं आपसे खुल के बात करना, लेकिन खुल के बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोग उस चीज़ को उस तरीके से शायद प्रोसेस ना कर पाएँ। ये हम बड़े दुख के साथ फैमिलीज़ को इलाज में आने के बाद बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज जो है एक दफ़ा शुरू होता है तो ख़त्म नहीं होता, लाइफ लॉन्ग है, चलता चला जाता है। इस चीज़ से क्योंकि फैमिली ऑलरेडी ग्रीफ से गुजरी होती है, तो इससे फैमिली के ग्रीफ में थोड़ा सा और इजाफा हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम आपको डे 1 पे बताना शुरू कर दें ना, तो शायद कभी भी कोई इलाज का रुख करे ना। अगर आप हमसे इलाज मांगने हैं और हम डे 1 पे कह दें कि देखें इसका इलाज आज से शुरू होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बात हम आपको कह दें, तो हो सकता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मज़ीद कम हो जाए। आप अगले दिन वापस आए ना, आप कहें कि चलो कोई और हरबा ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग जो शुरू में दुख से गुजर रहे होते हैं, वो दुख सेटल डाउन हो तब रियलिटीज़ आपको प्रेजेंट करना शुरू करें। शुरू में रियलिटी चेक्स देना शुरू कर देंगे तो वो फैमिली के लिए बात हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना होता है शुरू के सेशंस में, और सारी बातें बताना होता है पेशेंट्स को भी शुरू में, क्योंकि पेशेंट तो वैसे ही डिनायल में आते हैं अक्सर औक़ात, तो उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल भी होता है कि हम बीमार हैं और हमें ठीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लग रहा होता है उनको तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस वजह से ये इस तरह हम करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर करके समझ आती है कि नहीं, ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल थोड़े लंबे अरसे के लिए, लेकिन फिर क्या होगा अगर हम अच्छे तरीके से इसको पूरा कर लेंगे तो आगे चल के ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। डिले किया, आपको हम वार्निंग साइंस भी देते रहे कि ये अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, अभी कोई एक्शन लेना है, लेकिन हम इसी चीज़ में थे कि चलो दवाई नहीं ना खा रहा, प्यार से मना लूँगी दवाई खा लेगा, चलो फॉलोअप्स पे नहीं ना आ रहा, कोई बात नहीं, प्यार से मना लूँगी फॉलोअप्स पे भी आ जाएगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम उस टाइम पे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे ये चीज़ें, क्योंकि हमें उस वक्त अगर फौरी एक्शन ले लिया होता तो शायद और चीज़ें ना बिगड़ती मज़ीद। लेकिन फिर भी फ़ैसला ले लिया, आ गए इधर, अब बेहतर चल रहे हैं। तो इस वजह से अपने डिसीजंस को मेक श्योर ये करना होता है कि डिसीजंस जज्बाती होके नहीं लेने हमने, क्योंकि टफ लव का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि आपने अपने गोल को और अपने जज्बात को सेपरेट रखना है। कोई भी वालिदैन खुश होकर अपने बच्चे को इलाजगाह में नहीं भेजेंगे, दुखी होता क्या है कभी कभार हम हो जाते हैं जज्बाती, क्योंकि हम अपने जज्बात पे उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चा ठीक हो रहा है हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो अब ठीक हो रहा है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि वो बच्चा इतना कोई अच्छा खास नहीं चल रहा है, आते साथ ही उसने मसले करना शुरू कर दिए, तो हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं कि ये इसने तो कुछ सीखा ही नहीं, कोई ठीक ही नहीं हो के आया, हमने इतनी मेहनत भी की है तो अभी भी वो ऐसी बातें कर रहा है।
तो इस वजह से रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियलिस्टिक रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, तो आप समझ पाएंगे इस बीमारी की ट्रू नेचर को। अगर आप हवाओं में उड़ते रहेंगे कि अब तो चलो ठीक हो गया, अब तो कोई मसला नहीं है, तो वो भी गलत है। और बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे, गिव अप कर जाएंगे, अपने आप को कम्प्लीटली बेबस कर देंगे कि अब तो इसका कोई हल है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमने कोई एक्शन भी नहीं लेने, जदोजहद भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना हमने, वो भी गलत है। क्योंकि बच्चों को स्ट्रॉन्ग फैमिली की ज़रूरत होती है। जो हमारे पेशेंट्स हैं, इन सबको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की ज़रूरत होती है। जब स्ट्रॉन्ग नहीं होते पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, तो वो हमारी बीमारी कुछ ऐसी है कि वो फिर फ़ायदा उठाती है उस चीज़ का, हमारी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाती है फिर वो चीज़। इस वजह से स्ट्रॉन्ग रहना और हर वक्त सही डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरी चीज़ है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने एक्शंस की, कि हम जो कर रहे हैं, हाँ हम जो कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी उठा रहे होते हैं, हम दूसरों पे डाल देते हैं। फैमिलीज़ आती हैं तो फैमिलीज़ शुरू में जो बीमारी है, एडिक्शन की बीमारी है, उसको उसका ब्लेम काफ़ी और चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे पेशेंट्स भी कर रहे होते हैं। पेशेंट्स क्या वैसे रीजंस देते हैं कि हम किस वजह से नशे कर रहे थे, दोस्तों की वजह से, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पहले रिलैप्स करते हैं एज फैमिली कि हम अपने पुराने सारे रवैये फिर से करना शुरू हो जाते हैं, तो अनकरीब होता ये है कि फिर पेशेंट भी रिलैप्स करना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कभी भी आपने इस चीज़ के लिए सेटल नहीं करना कि अब अगर हमने किसी और की ड्यूटी लगा दी है तो उन्होंने दवाई खा ली है या नहीं खाई, मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है वहाँ से नहीं है कुछ हो रहा, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो रही है ना, कि जिम्मेदारी हमने अपने एक्शंस की उठानी है। तो अगर ये एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है कि हमने अपने बच्चे को दवाई खिलानी है अपनी निगरानी में, फिर हम उसको पूरा सर अंजाम भी दें, क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन है मे बी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं कर रहे। देखिए इसी वजह से तो फिर मसले होते हैं ना। ये सब फैमिली मेम्बर्स के लिए और सब पेशेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना कि मेडिसिन खाना छोड़ेंगे तो मसले आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन ने अभी आप लोगों की आधी तकरीबन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, आपके मूड मिजाज की, आपके रवैयों की, आपकी सोचों की। मेडिसिन बंद हो जाएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को भी ज़्यादा आ जाएगी, फिर आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपना मूड ठीक रखने के लिए, अपने रवैये ठीक रखने के लिए, अपनी सोचों को ठीक रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन अपनी जो हैं वो खाएं। और ये एक ट्रैप भी है जो पेशेंट्स फैमिली के लिए रख भी देते होते हैं आउटडोर्स में जाके, फैमिली को ये कह के कि ये फलां दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, तो मैंने तो नहीं खानी है, मैं तो ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। और फैमिली इसी चीज़ में परेशान होके दवाई कहती है चलो ठीक है दवाई ना खाओ, बाकी खा रहे हो ये वाली ना खाओ। होता क्या है उससे कि जो 100 दिनों के इलाज में वो मेडिसिन को शुरू से दे के एंड तक एडजस्ट किया होता है, डॉक्टर जाज भी इसमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो एडजस्ट हुई होती है, फिर जब वो हम खाना छोड़ देते हैं फिर नए सिरे से खाते हैं तो उस तरीके से असर नहीं करती। उस टाइम तक फिर हमारी नीड मेडिसिन की और बढ़ चुकी होती है, फिर हमें और खानी पड़ती है। तो आई थिंक मसला यहाँ पे आता है कि हम इतने सालों से अपनी मनमानियाँ करते आए होते हैं ना, तो जब हमें इलाज में आके किसी और की माननी पड़ती है ना, किसी को अथॉरिटी फिगर मानना पड़ता है और उनकी बातें सुननी पड़ती हैं और अपने आप को उनके आगे सरेंडर करना पड़ता है, तो इस चीज़ में हमें डिफ़िकल्टी आती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है कि अब हमने दूसरों की बातें मानी। तो वो ये है ना कि पेशेंट्स फैमिलीज़ के लिए भी ये बात है कि पेशेंट्स को क्योंकि बात मानने की आदत नहीं होती है, तो हमसे बात मनवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम कभी उनसे बात अपनी मनवा नहीं पाए कहीं ना कहीं एक्टिव एडिक्शन में। तो अब बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपनी छोटी छोटी बातें उनसे मनवाना शुरू करें। टफ लव यही तो है कि छोटी छोटी बातें मनवाते मनवाते बड़ी बातें उनसे मनवाएं। जैसे पेशेंट्स अपनी फरमाइशें करते हैं, छोटी से शुरू करते हैं तो बड़ी पे लेकर जाते हैं, बात शुरू होती है घड़ी से तो पहुंच जाते हैं गाड़ी पे। इसी तरह फैमिलीज़ भी अपने एंड से छोटी छोटी बातें मनवाना शुरू करें कि चलो आज जो है आपने
ये नहीं करना, ये नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी बातें मनवाएं जो कि उनके लिए मानना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो बातें आखिर में फिर हम मनवा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर रुझान पहले पैदा होना चाहिए बात मानने का। तो अब हमें जो है बड़े प्यार मोहब्बत से तरीके से पेशेंट से बातें मनवानी है, गुस्सा किए बगैर, थके बगैर, चिढ़े बगैर, झगड़ा किए बगैर और मिन्नतें समाजते किए बगैर। क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम पास्ट में जब इस्तेमाल कर चुके हैं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता था, कोई हल नहीं निकल रहा था इस चीज़ से, बल्कि मसला और बिगड़ जाता था। तो इस वजह से जब हम मोहब्बत भरी गिरफ्त में आते हैं, टफ़ लव में आते हैं, तो हम अपने पेशेंट के लिए, अपने प्यारे के लिए वो तमाम चीज़ें करते हैं जो उसके लिए बेहतर है, जो उसको ठीक करने की तरफ लेके जाएंगी और जिससे हम खुद भी नहीं एग्जॉस्ट होंगे, हम भी नहीं थकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। तो तरीके से प्यार से हाथ पकड़ के पेशेंट को आप अपने साथ चलाना, उंगली पकड़ के अपने साथ चलाना है कि चलो आओ मेरे साथ, ये काम करना है। तो रिट अपनी अब आप लोगों ने इस्टेब्लिश करना शुरू करनी है। बड़ा मुश्किल होता है अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप उनसे प्यार से बात करेंगे, आप अगर उनको ना भी कह रहे हैं तो बड़े प्यार से ना कहना है। तो उस तरीके से करते करते जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका प्यारा जो है आपकी बातें मानना शुरू हो जाएगा। कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक आज की जो हमारी डिस्कशन थी उससे? आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।